हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा और मेरे वीडियो को जो है आप मन से आप देख रहा होगा। तो आज आप लोग को फिर से एक बार मैं अपने लीगल चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जो ज़मीन से रिलेटेड मुद्दा जो भी है वो अक्सर आप लोग को देखने को मिलता होगा और उसमें जो है लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या किया जाए। तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने से जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं हो जाता है दोस्तों। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। दाखिल खारिज क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसके बाद जमाबंदी क्या होता है, रसीद क्या होता है, चलो वन बाई वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मान करके चलो कि आपने किसी को जमीन रजिस्ट्री किया, तो जैसी जमीन रजिस्ट्री किया तो डीड एक मिलेगा उसको। डीड मिलने के बाद वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है। तो डीड रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जो व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्री होता है उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा आप लोग सुने होइएगा कि किसी का जमीन का पेपर किसी और के पास है और जमीन का रेवेन्यू जो है, यानी कहने का मतलब जो रसीद कट रहा है किसी दूसरे के नाम पर है, जमाबंदी भी दूसरे के नाम पर हो गया। तो जो ओरिजिनल मालिक होगा प्रॉपर्टी का वही दोस्तों मालिक होगा। ये फर्जी कोई रसीद कटा लिया है और जमाबंदी आप बना लिया है तो उसको जो है मालिकाना हक मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये अनिरुद्ध, जस्टिस अनिरुद्ध, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध और अनिरुद्ध बोस और एमा शाह के खंडपीठ ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो चलिए आज मैं उसको दिखाने जा रहा हूं ये फैसला है क्या। यहां पर आपको मैं सामने दिखा रहा हूं। देखना दोस्तों, ये रहा। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें क्या सुनाया है ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, ये विजिबल है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर विजिबल, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज, उसी को इंग्लिश में म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति के दाखिल खारिज से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है। कहने का मतलब दोस्तों कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम केवल चढ़ जाने से वो सरकार का टैक्स रेवेन्यू के उद्देश्य के लिए केवल होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के खाने से लैट्रिन जाने तक सरकार टैक्स लेती है। आटा खरीदते हो, चावल खरीदते हो, गेहूं खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, सब पर सरकार का टैक्स बना हुआ है। तो खाने से लेकर के लैट्रिन करने तक सरकार टैक्स लेती है। समझ लीजिए हम लोग को क्या सरकार दे रही है, तो हम लोग से सब टैक्स दे करके जो है वही विकास में उसका क्या होता है, यूज किया जाता है।
और कुछ मिसयूज भी हो रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वादा कर देते हैं कि इतना यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब होने से क्या होता है कि जैसे सिंपल समझा जाए कि आपको डेली का आवश्यकता के लिए जो है डेली आपका जो भी आवश्यकता है, भोजन का है, कपड़ा का है, वो सब कुछ सरकार यदि दे देती है तो बहुत लोग का ये मेंटेलिटी है कमाएंगे क्यों यार, जब सब कुछ सरकार दे ही दे रहा है तो फिर कमाएंगे क्यों। तो ये मेंटेलिटी हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपना ईमानदारी से कमा करके खाइए, वही ज्यादा अच्छा है। और बैठे बैठे मिल रहा है यार, वो सब तब ना सब लोगों का आप देखते हो, गांव में भी अब लोगों का शुगर पकड़ रहा है। अब वो बेचारा तो कमाने के लिए अब जा ही नहीं रहा, तो शुगर पकड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये सब जो है सारी आवश्यकता आपको यदि सरकार पूरी कर दे तो आप कमाइएगा क्यों, सिंपल चीज है। इसमें क्या कहता है, जस्टिस एम.आर. शाह। सरकार को तो उस पर ना ध्यान देना चाहिए जो लाचार है, जैसे जो विकलांग है, जो कमा नहीं सकता है, उसका आवश्यकता पूरा करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री से उस व्यक्ति को संपत्ति का हक नहीं मिल जाता जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो। कोर्ट ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक दाखिल खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, टाइटल या उसके हित में कोई फैसला नहीं करती। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है। ये आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए इसको आपको आपके लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं। आप एक लाइन में जान लें कि जो ओरिजिनल मालिक संपत्ति का है उसी का मालिकाना हक होगा। कहने का क्या मतलब है, अब सिंपल से आपको मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं। जैसे मान करके चलिए कि एक जो है ये पर्सन है, मान लिया जाए कि ये श्याम है। कौन है? श्याम है। और एक पर्सन जो है ये श्याम है और दूसरा पर्सन ये मोहन है। दिस इज मोहन। एक श्याम है, एक मोहन है। मान लिया जाए कि इसके पास जमाबंदी भी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, मतलब रसीद इसके नाम से कट रहा है। लेकिन टोटल कागजात जो भी है सब इसके नाम से है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि इसके नाम से जमाबंदी है, रसीद कर रहा है, तो क्या मालिकाना हक इसको मिल जाएगा क्या? नहीं यार। यही तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि जो ओरिजिनल मालिक होगा संपत्ति का वह उसी का मालिकाना हक होगा। अब यदि ये साहब या तो रजिस्ट्री पेपर दिखा दे रहे हैं कि फलाना ने हमको रजिस्ट्री किया, तब इनका मालिकाना हक होगा, या ये साहब दिखा रहे हैं खतियान दिखा रहे हैं। तो यदि खतियान दिखा रहा है फिर भी इनका मालिकाना हक होगा। इनके पूर्वज के नाम से है भाई, ये खतियान अपना दिखा रहा है। या खतियान दिखा दे, या रजिस्ट्री है, या वसीयतनामा है। वसीयतनामा है। मान लिया जाए कि इनका पूर्वज ने इनको वसीयतनामा कर दिया। रजिस्टर्ड वसीयतनामा है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा का ही मान्यता है।
तब इनका मालिकाना हक होगा, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन मान करके चला जाए कि इनके पास खतियान भी है, या तो खतियान है यानी कहने का मतलब कागजात इनके पास है, या हो सकता है रजिस्ट्री का डीड हो, या इनके पास खतियान हो, तो इनको रसीद कटा लेने और जमाबंदी अपने नाम पर कर लेने से इनका वो प्रॉपर्टी होने वाला नहीं है। ये हो सकता है सीओ साहब के माल पानी दिए होंगे जाकर के, अब बोले होंगे कि मेरा भाई काट दीजिए, अब किस आधार पर कटवाए, कब्जा के आधार पर कटवाए, क्या करवाए हैं, तो इनको होने वाला नहीं है, वो सीओ साहब के खाता में चले गए। ओरिजिनल मालिक संपत्ति का वही होगा जिसके नाम से कागजात है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाने से आपका प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल सकता। रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज कराने के लिए लोग जो है जाकर कर्मचारी को और सीओ को पैसा दे करके लोग जो है ऐसे भी कटवाते हैं। और आपको तो पता ही है, सब सीओ साहब तो नहीं, कुछ लोग तो बिना पैसा के तो जो है बेचारे को मोटेशन होता ही नहीं, वो पैसा लेते ही है, और डीएम साहब उन पर कार्रवाई कर देते हैं। बहुत सारा सीओ जो है नप गए, मालूम है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों का खंडपीठ एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस के खंडपीठ ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उसको अपने लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं कि मालिकाना हक उसी को मिलेगा जो ओरिजिनल मालिक है। तो जिसके पास कागजात है दोस्तों, वही जमीन का मालिक होगा, असली मालिक होगा। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से चढ़ा लेने से आप का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात पर आपको भरोसा हुआ होगा, और नहीं भरोसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब देख लें। 2 जजों का खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसके पास ओरिजिनल कागजात है, जिसके पास कागजात है। जिसके पास कागजात नहीं है वो फर्जी तरीके से जो कटवा लिए रसीद या जमाबंदी अपने नाम से कर लिए, उनको नहीं होगा। अब दाखिल खारिज के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। दाखिल खारिज, जैसे मान लीजिए कि आपका पूर्वज का प्रॉपर्टी है और उनके मान लिया जाए कि पूर्वज के 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो मान लीजिए कि 6 पार्ट में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद आपका बंटवारा पेपर मिलेगा, उस आधार पर आप म्यूटेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, दाखिल खारिज के लिए फाइल कर सकते हैं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका पूर्वज की संपत्ति उनके वंशज के नाम पर चलाएगा और उनके नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा, और उसके बाद उनके नाम से रसीद करना शुरू हो जाएगा, मालगुजारी उनके नाम से लगना शुरू हो जाएगा। या किसी आदमी ने जमीन को किसी से रजिस्ट्री कराया, तो उसके पास सेल डीड होगा रजिस्ट्री वाला, उसके आधार पर भी आप म्यूटेशन के लिए फाइल कर दीजिए, दाखिल खारिज के लिए फाइल कर दीजिए। तो आपको जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उसके नाम से रसीद कटना उसका शुरू हो जाएगा।
जितना आप जमीन बेचे हैं ना, मान लीजिए कि ये जमीन 13 डिसमिल बेचा, तो 13 डिसमिल इसके टोटल में से क्या होगा, घट जाएगा और इसके नाम पर चढ़ जाएगा। ये मोहन ने श्याम को 13 डिसमिल जमीन दिया, तो श्याम के पास 13 डिसमिल जो है अब श्याम के नाम से कटना शुरू होगा। कब? दाखिल खारिज करने के बाद। तो दाखिल खारिज ये मोहन साहब, श्याम साहब कैसे करेंगे? ये जो इनको बेचे, तो रजिस्ट्री ऑफिस में इनको एक सेल डीड मिला नहीं, उस सेल डीड के आधार पर ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। अब तो डायरेक्ट वहां से चला जाता है दाखिल खारिज के लिए, तो ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद इनके नाम से रसीद करना शुरू हो जाएगा। जितना ये बेचे हैं ना, इनका टोटल जमीन में से उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब चलिए रसीद के बारे में तो जान ही रहे, वही दाखिल खारिज होगा, उसके बाद रसीद कटेगा और उनके नाम से जमाबंदी करेगा। तो जमाबंदी कहने का मतलब उसी को रजिस्टर टू आप लोग बोलते हैं। तो जमाबंदी इनके नाम से हो जाएगा और इनके नाम से रसीद करना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में आया होगा। बस एक लाइन में याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी का, खेत हो, घर हो, किसी प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक वही होगा जिसके पास कागजात है। यानी जमीन का ओरिजिनल मालिक ही मालिक होगा। चाहे कोई अपना फर्जी तरीके से पैसा दे करके इधर उधर रसीद कटा ले, कोई फायदा नहीं है। आपको परेशानी भी होगा और सीओ साहब, कर्मचारी साहब आपको पैसा भी ले लेंगे। फर्जी तरीके से तो ऐसे काटेंगे नहीं, पैसा दीजिएगा तभी काटेंगे। और कुछ सीओ लोग ऐसा करके पूरे को बदनाम कर दिया। ऐसे जनता के लोगों का कहना है कि 95% सीओ और कर्मचारी जो है लोग पैसा लेकर के जो है जैसे तैसे जो है रसीद काट देते हैं, और इसी कारण विवाद जो है जमीन का बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है सीओ और कर्मचारी की गलती के कारण जमीन का विवाद और बढ़ते जा रहा है। इसलिए डीएम साहब कभी कभी क्या करते हैं, गुस्सा करके कई को सस्पेंड कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा बात अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट में लिखें, और उस पर फिर मैं वीडियो लेक्चर आपको मैं दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीएस साहब के बारे में आज मैं बताया, और चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल कर दे रहा हूं। राज्य का नाम सुनते हैं आप लोग, स्टेट। राज्य में कई जिला होता है, कई डिस्ट्रिक्ट होता है, और फिर एक जिला में कई अनुमंडल होता है, और एक अनुमंडल में बहुत सारे क्या होता है, अंचल होता है, और एक अंचल में कई पंचायत होता है। क्या होता है? कई पंचायत होता है। तो एक अंचल में जाइएगा तो सीओ साहब वहां पर बैठते हैं, सर्कल ऑफिसर इनको बोला जाता है। तो ये सीओ साहब का काम है जमीन से रिलेटेड जितना भी मुद्दा है यही देखते हैं। लेकिन जमीन पर कंस्ट्रक्शन को तुड़वाना और कंस्ट्रक्शन को रुकवाना इनके हाथ में नहीं है। जमीन से रिलेटेड मुद्दा इनके पास है, सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन को तुड़वाना इनके हाथ में नहीं है। तो जमीन से रिलेटेड जो भी मुद्दा होता है, आपको क्या मैंने बताया कि राज्य के अंदर बहुत सारा जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, और
एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा क्या होता है, अनुमंडल होता है, जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, अनुमंडल होता है। और एक अनुमंडल में बहुत सारा क्या होता है, अंचल होता है। और एक अंचल में बहुत सारे पंचायत होते हैं। और एक अंचल में एक सीओ साहब को बैठाया जाता है, ताकि उस अंचल में जितने पंचायत हैं, जमीन से रिलेटेड, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जमीन से रिलेटेड मुद्दा सुनेंगे। और जब इनसे नहीं होगा तो फिर मैटर आगे जाएगा। तो आगे वाले कहानी आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसको आप अच्छे से समझ करके, और जो भी आपके पास प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर डालें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।